बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट है बायोलॉजी का चैप्टर 4 द सेल। तो सेल क्या है? सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे किन से मिलकर बने हैं? उन सेल्स से मिलकर बने हैं, और जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सेल्स में हो रही हैं, तो उसको फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करें एक दीवार से, और वो दीवार हमें पता है कि किन से मिलकर बनी है, वो ईंटों से, ब्रिक्स से मिलकर बनी है, जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं और उस दीवार को कंप्लीट कर रही हैं। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं, उनकी जो ईंटें या उनकी जो ब्रिक्स हैं वो सेल्स हैं। वो सेल्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले सेल डिस्कवरी देखेंगे, और उसके बाद सेल डिस्कवर कैसे हुआ, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट हैं उनको कैसे डिस्कवर किया गया, सेल की कितनी टाइप्स हैं, और उसके बाद हम सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करेंगे और फिर उन ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले है सेल डिस्कवरी। सेल तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था जब तक माइक्रोस्कोप नहीं आया। तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया डेविड जेनसन ने 1590 में। उसके बाद इसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया गलीलियो ने 1610 में। तो 1610 तक माइक्रोस्कोप को प्रॉपरली डिज़ाइन कर लिया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दी। इन्हीं में एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, जिसने 1665 में कॉर्क सेल्स में से, कॉर्क सेल्स क्या है? जो ट्रीज़ का बाहर वाला पोर्शन है उसको कॉर्क कहा जाता है। उसको माइक्रोस्कोप को नीचे ऑब्जर्व किया और उसने देखा खाली खाने प्रेजेंट हैं, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। उन कंपार्टमेंट्स या उन खानों को उसने नाम दिया सेल्स का, जो कि बार बार एक या दो नहीं है बल्कि बार बार रिपीट हो रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में। तो इस रिपीटेड स्ट्रक्चर को नाम दिया गया सेल का। तो सेल डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में, किसको ऑब्जर्व करके? कॉर्क ऑब्जर्व करके। फिर उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ये रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी, सेल के अंदर एक सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट है। ये सेल है, इसके अंदर एक सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट है। इस बॉडी का नाम दिया गया न्यूक्लियस का। तो ये जो सेल है ये डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल खाली स्पेसेस हैं, खाली खाने हैं। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि ये एम्प्टी नहीं है, बल्कि अंदर एक और स्फेरिकल सा राउंड सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। इसी तरह कुछ टाइम बाद 1831 के बाद 1839 में श्वान, एक जोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, पानी की तरह का कुछ प्रेजेंट है, और इसको नाम दे दिया सारे को साइटोप्लाज्म। तो 1839 तक साइटोप्लाज्म भी डिस्कवर हो गया है। रॉबर्ट हुक ने सेल्स कैलकुलेट किए 1 इंच ऑफ कॉर्क में, ठीक है, 1 इंच ऑफ कॉर्क में 1 बिलियन सेल्स ऑब्जर्व किए। इसी तरह जो न्यूली ह्यूमन बॉर्न बेबी होता है उसमें 2 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एडल्ट होते हैं आपकी तरह, मेरी तरह, उनमें 60 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान ब्लड डोनेट करता है तो डोनेशन में 5.4 बिलियन सेल्स जो हैं उस ब्लड के साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसमें से आप एमसीक्यूज़ के लिए रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का नाम ज़रूर याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और उसने कहा था कि सेल एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं। उसके बाद सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी दी एक बॉटनिस्ट और जोलॉजिस्ट ने मिलकर। जो बॉटनिस्ट हैं शिल्डन, इन्होंने 1838 में ऑब्जर्व किया, कंक्लूड किया कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ही सेल्स के मिलके बने हैं। फिर 1839 में श्वान, जो जोलॉजिस्ट हैं, इसने बताया कि भाई जितने एनिमल्स हैं वो भी सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था। तो इन्होंने फिर से सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स।
इनमें एक या एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं। जिनमें एक सेल होता है उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, जिनमें मोर होंगे उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स पाए जाते हैं। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिज्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सेल्स के मिलने से बनता है, और जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सारे फंक्शंस हैं वो सारे सेल्स में परफॉर्म हो रहे होते हैं। तभी ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ का। उसके बाद शिल्डन और शिवान ने एक पॉइंट दिया था कि सेल इज़ डी नोवो स्ट्रक्चर। ये ऐसा उन्होंने कहा था शिल्डन और शिवान ने कि सेल इज़ डी नोवो स्ट्रक्चर, मतलब सेल खुद ब खुद नॉन लिविंग थिंग से बन जाता है। इसको कोई लिविंग चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेल खुद ही बन जाएगा। लेकिन फिर रुडोल्फ विर्चो एक और साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि सेल डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सेल, तीसरा पॉइंट विर्चो ने दिया कि सेल, न्यू सेल जो है वो कहाँ से अराइज होगा, कैसे अराइज होगा, कैसे बनेगा, जब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहले से सेल मौजूद है, वो डिवाइड होंगे तो न्यू सेल्स आएंगे। ये एक सेल है, ये डिवाइड होगा तो न्यू सेल आएंगे। न्यू सेल खुद ब खुद नहीं बन सकता। तो खुद ब खुद बनने वाली बात को डी नोवो स्ट्रक्चर कहा था, किसने? शिल्डन और शिवान ने। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सेल क्या है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स की डिवीजन से अराइज होता है, बनता है। तो सेल को हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि सेल क्या है? इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। तो सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो कह रहे हैं कि सेल के अंदर इट कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म, और उस प्रोटोप्लाज्म में है न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय, जिसके बाहर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म यहाँ पे, एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, इसको कहा गया कि इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सेल ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मौजूद है, और उस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सेल बनाते हैं। याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप हम अभी भी देख के आए हैं कि माइक्रोस्कोप डिस्कवर ना होता तो हम सेल डिस्कवर ना कर पाते। तो माइक्रोस्कोप क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें एक सेल प्रेजेंट है, उनको हम नहीं देख सकते। इसके अलावा सेल को पढ़ने, ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। हम उसको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। सेल के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनल्स हैं उनको भी नहीं देख सकते। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो? माइक्रोस्कोप हो। तो ये क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रोस्कोप एक ही टाइप का नहीं होता। माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट आती रहती है। जिस तरह बेहतर होता जाएगा, मज़ीद चीज़ें ऑब्जर्व होती जाएंगी और डिस्कवर होती जाएंगी। तो माइक्रोस्कोप को ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, इसकी 3 काइंड्स हैं। ठीक है, जो लाइट उसमें से पास हो रही है ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख सकें, उसकी जो सोर्स है, मतलब वो लाइट आ कहाँ से रही है, इस बेसिस पे लाइट माइक्रोस्कोप को की 3 काइंड्स हैं। पहली है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट को या सनलाइट को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए विजिबल लाइट या सनलाइट यूज़ की जाएगी। फिर सेकंड है एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे माइक्रोस्कोप में एक्स रेस को यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन रे पास की जाती है ताकि ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये एक्सरे माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये जो है रिसर्च एरियाज़ में मिलते हैं, आम लेबॉर्ट्रीज़ में प्रेजेंट नहीं होते।
उसके बाद है 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप या 3 प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हर माइक्रोस्कोप में ज़रूरी होनी चाहिए। पहली क्या है, मैग्नीफिकेशन। आपने मैग्नीफायर देखा होगा जिसको हम यूज़ करके किसी भी चीज़ के ऊपर रखें तो चीज़ में बड़ी नज़र आती है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने एक्चुअल साइज से बहुत बड़ी नज़र आए, तो इसको मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। और ये माइक्रोस्कोप्स की प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है। तो इट इज़ डिफाइंड एज इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसका ओरिजिनल साइज से उसका साइज़ बहुत बड़ा करके दिखाया जाए। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 10,000 टाइम्स है। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक ही हमें चीज़ दिख रही है, लेकिन रेजोल्यूशन से क्या होगा, हमें बड़ी तो दिख रही है लेकिन हमें एक ही चीज़ दिख रही है। रेजोल्यूशन की हेल्प से हमें पता चलेगा कि एक चीज़ नहीं है बल्कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें तो एक साथ प्रेजेंट हैं, उनको अलग अलग करके दिखाना इज़ रेजोल्यूशन। हमें सिर्फ मैग्नीफिकेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइज़ बड़ा नहीं चाहिए, बल्कि हमें हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना है। तो इट इज़ द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या ज़रूरी है, रेजोल्यूशन ज़रूरी है। इस कैपेसिटी को रेजोल्यूशन कहा जाता है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन हमारी जो ह्यूमन आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई, उससे 500 टाइम्स बेटर है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो ये ह्यूमन आई से 10,000 टाइम्स बेटर है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम जो सेल्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स हैं उनको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं कर सकते क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है, वो हर ऑर्गेनल को अलग अलग करके दिखा सकता है। देयरफॉर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मतलब जो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर स्टडीड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसमें हर पार्ट को अलग अलग कलर दिया जाए, या जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से वो जो चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है उससे वो अलग शो हो, दोनों एक ही कलर के शो ना हो। तो इसके लिए कुछ कलर्स यूज़ किए जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को स्टेन किया जाता है। कंट्रास्ट इज ऑब्टेन्ड बाय स्टेनिंग द मटेरियल। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर किया जाता है, कलर दिया जाता है ताकि वो कलर्ड अपेयर हों। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए आपको अलग अलग कलर, बैकग्राउंड भी अलग कलर का है और फिर अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ डार्क पर्पल हैं, कुछ ब्लू हैं, कुछ रेड से हैं। ये सब क्यों शो हो रहे हैं अलग अलग कलर्स में? क्योंकि इनको स्टेन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मतलब सेल जो है, सेल के अंदर ये सेल है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं इसके साइटोप्लाज्म में, उनको आइसोलेट करना, मतलब उन सब कंपोनेंट्स को अलग अलग करके निकालना और उनको स्टडी करना। ये सब इसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। तो फ्रैक्शनेशन क्या है? ऐसी टेक्निक जिसमें हम सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट्स हैं उनको आइसोलेट करें ताकि हम उनका स्ट्रक्चर स्टडी कर सकें और ताकि हम उनका फंक्शन समझ सकें। ऐसी टेक्निक को फ्रैक्शनेशन कह रहे हैं। तो फ्रैक्शनेशन के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सेल्स कलेक्ट किए जाएंगे। अब सेल्स के बाहर ये जो मेम्ब्रेन मौजूद है, इसकी मौजूदगी में हम सेल ऑर्गेनल्स को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मेम्ब्रेन को रप्चर करना होगा, डैमेज करना होगा, ताकि ये जब डैमेज हो जाए या रप्चर हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो सारे ऑर्गेनल्स बाहर निकल आएँ। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम इसको होमोजेनाइज़र में ट्रांसफ़र करेंगे इन आइस कोल्ड इन्वायरमेंट। आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में होमोजेनाइज़र या मोटर के अंदर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाएगा और इस तरह रप्चर करेंगे कि अंदर किसी ऑर्गेनल को नुकसान ना पहुंचे, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डैमेज हो। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो सारे ऑर्गेनल्स बाहर निकल आएंगे। तो ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, जब वो बाहर निकल आएंगे तो उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। सारे ऑर्गेनल्स हैं, इसमें न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उसके अलावा सॉल्युबल पोर्शन है, वो सारा सेल का यहाँ प्रेजेंट है इस ट्यूब में। अब इस ट्यूब को हमने ट्रांसफ़र करना है सेंट्रीफ्यूज मशीन में। एक मशीन है, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहेंगे और इसके थ्रू द टेस्ट ट्यूब रोटेट होगी एक एक्सिस में। इस प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो हमने वो टेस्ट ट्यूब कहाँ डाल दी, इस मशीन में डाल दी और इसको रोटेट किया। सबसे पहले इसको बिल्कुल कम स्पीड पे रखा जाएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाई जाएगी। जब हम सबसे पहले कम स्पीड पे इसको ऑन करेंगे और ये सारे टेस्ट ट्यूब्स रोटेट होंगी, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होंगे। हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और लाइट पार्टिकल नीचे ऊपर टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट हैं। जो हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे उनको सेडिमेंट कहा जाएगा और जो ऊपर लाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनको सुपरनेटेंट कहा जाएगा। सुपरनेटेंट। तो सबसे पहले जब हम लो स्पीड पे इस मशीन को ऑन करेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, तो सबसे पहले न्यूक्लियस नीचे बैठ जाएगा कम स्पीड पे। न्यूक्लियस हैवी मटेरियल है, वो नीचे बैठ गया सेडिमेंट में। और ऊपर क्या प्रेजेंट है, सुपरनेटेंट, मतलब और सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब उन सारे कंपोनेंट्स को हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे और न्यूक्लियस को हमने यहाँ से आइसोलेट कर दिया। जब उस सुपरनेटेंट को हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हमने उस मशीन में डाल दिया, तो इस बार हम स्पीड ज़रा बढ़ा देंगे। जब स्पीड हमने बढ़ाई तो कुछ और ऑर्गेनल्स नीचे आकर बैठ गए। इन ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे। ये सारे ऑर्गेनल्स तो नीचे बैठ गए, इनको हम सेडिमेंट कहेंगे। इसके अलावा अभी भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ ऑर्गेनल्स ऊपर प्रेजेंट हैं जिनको हम सुपरनेटेंट कहेंगे। इस सुपरनेटेंट को हम दोबारा दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से जो ऑर्गेनल्स आए हैं इनको हमने आइसोलेट कर लिया। अब वो जो सुपरनेटेंट हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है और उसको हमने दोबारा इस मशीन में ऐड कर लिया है, स्पीड इस बार और ज़्यादा बढ़ा दी है, तो इस बार जो है और ऑर्गेनल्स बाहर नीचे बैठ जाएंगे सेडिमेंट में, जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। सेल में अभी भी बहुत लाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस सुपरनेटेंट में। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठ गया, हमने उस सुपरनेटेंट को दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करके जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला, तो उसके रिजल्ट में राइबोसोम्स नीचे बैठ जाएंगे बिल्कुल एंड में। क्योंकि राइबोसोम सबसे लाइट पार्टिकल थे, वो अब जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हमने, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे सेडिमेंट में और उनको हम वहाँ से आइसोलेट कर देंगे। तो इस टेक्निक में है क्या, फर्स्ट ब्रेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन आइस कोल्ड इन्वायरमेंट। आइस कोल्ड इन्वायरमेंट में सेल्स को ब्रेक करना है, किसमें, होमोजेनाइजर या मोटर में, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो और सेल के जो ऑर्गेनल्स या कंटेंट्स अंदर प्रेजेंट हैं वो बाहर निकल आए। The freed content of cells are subjected to spinning action known as centrifugation। वो जो सेल्स के फ्रीड कंटेंट हैं या जो सेल्स से जो कंटेंट्स मिले हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में, जहाँ पे क्या होगी, स्पिनिंग एक्शन होगी, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। सबसे पहले स्पीड हमने लो रखी है और लो स्पीड पे जो लार्ज पार्टिकल्स हैं लाइक न्यूक्लियस, वो नीचे सेडिमेंट में, और ऊपर जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको सुपरनेटेंट कहा जाएगा, जिनको हम दूसरी फ्रेश टेस्ट ट्यूब्स में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद दोबारा उस मशीन में डाल देंगे और मशीन को ऑन कर देंगे और इस बार स्पीड ज़रा बढ़ा देंगे। और हम तब तक ऐसा कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक सारे पार्टिकल्स सेपरेट नहीं हो जाते। ये सारा होमोजेनाइज़र के बाद कंटेंट आ गया हमारे पास सेल का। इसको हमने ट्रांसफ़र किया टेस्ट ट्यूब में और उस टेस्ट ट्यूब को हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया है। जब इसको रोटेट किया कम स्पीड पे 600 पे, तो न्यूक्लियस नीचे सेडिमेंट में बैठ गया और बाकी सारे पार्टिकल्स सुपरनेटेंट में प्रेजेंट हैं। ये सुपरनेटेंट के ऊपर जो फ्लूइड नज़र आ रहा है वो सारे लाइट पार्टिकल्स हैं। इनको दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र किया हमने और इस बार स्पीड बढ़ा दी 15,000 और 5 मिनट के लिए। तो इस बार माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स सेपरेट हो जाएंगे।
उसके बाद स्टिल कुछ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है सुपरनेटेंट में, तो इसको हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देंगे। तो इस बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ और ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, नीचे सेडिमेंट में बैठ जाएंगे और लाइट पार्टिकल्स अभी भी प्रेजेंट हैं। इस बार इसको ट्रांसफ़र करके स्पीड और बढ़ा देंगे, तो राइबोसोम्स जो हैं वो नीचे सेडिमेंट में बैठ जाएंगे और राइबोसोम्स को हम आइसोलेट कर दें। आगे जो सॉल्युबल पोर्शन बचा वो सॉल्युबल पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, जिसके लिए और अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक सेल के सारे ऑर्गेनल्स आइसोलेट हो जाते हैं। पहले न्यूक्लियस हुआ जब स्पीड कम थी, और जब स्पीड हमने बहुत बढ़ा दी तो एंड में राइबोसोम्स भी सेपरेट हो गए, और राइबोसोम बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इनका डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। हम डिफरेंस भी देखते हैं, हम ये भी देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं और यूकैरियोट्स कैसे होते हैं। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ये आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें आप देखेंगे बीच में ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर एक बाहर रेड मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही होगी, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए बाहर मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए, तो मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा। तो जो न्यूक्लियर मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए था वो सेंट्रल रीजन में इधर प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो हम आइए देखते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्रो का मतलब होता है अर्ली, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। वो ऑर्गेनिजम्स या वो सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और यही मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, जिसके बाहर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर सेकेंड है, दे डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, जबकि यही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। आप यूकैरियोटिक सेल देखें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, इनमें प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना प्लास्टिड्स है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियर मटीरियल इज कॉइल्ड एंड कंसनट्रेटेड इन अ रीजन इन सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जो न्यूक्लियर मटेरियल क्या है? वो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स और डीएनए आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जब न्यूक्लियस नहीं है तो वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट है? एक सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है, उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। फिर है न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ एब्सेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड। जब प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड कहाँ से प्रेजेंट होगा? तो न्यूक्लियोप्लाज्म इनमें एब्सेंट है। जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस है, तो उसमें ये फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अच्छा, जो यूकैरियोट्स है ना, इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। हम माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल लें तो उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं हैं, तो इसमें ये फंक्शंस कैसे होंगे? प्रोकैरियोट्स में जो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है, फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर्स बनाती है, उनको मीजोसोम्स कहा जाता है।
तो ये मेसोसोम्स फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होती है और क्या बना रही है, मेसोसोम्स बना रही है। तो ये मेसोसोम्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में हर फंक्शन के लिए अलग ऑर्गेनेल प्रेजेंट है और रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा से लेकर किंगडम एनिमलिया तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं। तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूनिसेलुलर हैं और उसके बाद जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यूकैरियोट्स में आते हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोट की एग्जांपल हैं, जबकि यूकैरियोट में इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, फंजाई